हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं अनुराग एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। 7th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी में यह हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 8 तक का जो चैप्टर है उन सभी को डिस्कस किया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज की जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वह है समानता के लिए संघर्ष। अक्सर आप लोगों ने आसपास या कहीं न्यूज़पेपर में भी या कहीं भी सुना हो कि महिलाओं के द्वारा किए गए कामों को पुरुषों के कामों की तुलना में बहुत कम रखा जाता है, उनका मूल्य कम माना जाता है, तुच्छ माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सामाजिक कारण हो सकता है, सांस्कृतिक कारण हो सकता है, या फिर जाति धर्म लिंग के आधार पर भी कारण हो सकता है। जो समानता के विरुद्ध असमानता का व्यवहार किया जाता है किसी के प्रति, ये कारण हो सकते हैं। पिछले अध्यायों में हमने, जैसे कि यदि आप लोगों को याद होगा, अंसारी दंपति की बात करी थी। शहरों में उनको किराए पर मकान चाहिए था और मकान मालिक ने सिर्फ इस बात से उनको मकान देने से मना कर दिया था कि वो लोग कैसे हैं, दलित वर्ग से हैं। वहीं आप लोगों को एक कहानी याद होगी, एक वाल्मीकि नाम के व्यक्ति की, जिससे चौथी कक्षा में स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है। क्यों? क्योंकि वह कैसा है, वह दलित वर्ग से बिलोंग करता है। तो ये जो असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो कई बार हमने देखा होगा कि जो यदि किसी वर्ग या समुदाय के साथ लंबे समय तक असमानता का व्यवहार होता है तो वह समुदाय या लोग आपस में मिलकर संघर्ष करने लगते हैं और जिसका कोई ना कोई नेतृत्व करता है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं संघर्ष के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष जो हमारा तवा डैम से संबंधित है, उसको हम लेके आज बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल है, इजी है। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए कि विश्व ओजोन दिवस हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर? इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइए। इसका मैं आंसर आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगा। बात करते हैं संघर्ष की। देखो, दुनिया भर के तमाम समुदाय, गांव, शहरों में आप लोग देखते होंगे कि कुछ के साथ समानता का व्यवहार होता है, कुछ के साथ असमानता का व्यवहार होता है। जिसके साथ असमानता का व्यवहार होता है वह समानता के लिए संघर्ष भी करता है, ठीक है। और ये वे लोग हैं जो अपने साथ साथ किए जा रहे जो भेदभाव है उनके विरुद्ध खड़े उठते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं। जो लीडर कर रहा है, जो नेतृत्व करता होता है ना, इसमें वो एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेता है, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में हमारा एक महत्वपूर्ण जो संघर्ष है वह है मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ का उदाहरण। जो इन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम कहानी बताते हैं। क्या हुआ था? देखो, जनरली आपने सुना होगा कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ के दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है। इन विस्थापितों में से जो अधिकांश लोग होते हैं वह गरीब होते हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरिया होता है या मलिन बस्तियां होती हैं, वहां पर भी लोगों को जो है अपने वहां से हटा दिया जाता है। यहाँ भी जो कौन है, ये लोग गरीब होते हैं। जब उन्हें हटा दिया जाता है तो उनके साथ समस्या ये होती है कि उनको, देखो, जहां पर वो रहते हैं वहां पर उनसे जुड़ा हुआ रोजगार वो करते रहते हैं, लेकिन यदि जहां से उनको हटा दिया गया है शहरी क्षेत्र से, वो कहीं और विस्थापित हो गए हैं, तो देखो, उनका एक तो रोजगार की समस्या हो गई, अब वो क्या काम करेंगे। दूसरा, जो उनके बाल बच्चे हैं वो पढ़ते रहते हैं, यदि स्कूल में जाते हैं तो उनका जो स्कूल है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से काफी समस्या उनको देखने को मिलती है उनकी जिंदगी में। वही बात करें विस्थापितों में गरीब की, तो गरीब की तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार जब इनकी जो समस्याएं होती हैं तो लोग फिर समुदायों का विस्थापन जो है हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई भी करते हैं। ये ऐसा ही एक उदाहरण जो है ये तवा मत्स्य संघ द्वारा किया गया। कैसा किया, क्या हुआ था? छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियां हैं, उनसे निकलने वाली तवा नदी है और इसी तवा नदी में होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल हुई ये आती है। ये तवा नदी की बात हो रही है। महादेव पहाड़ियों से निकलती है, होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल से होती हुई आ रही है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है? 1958 में एक बांध बनाया जाता है और यह बांध आरंभ हुआ और 1978 में ये बांध बन के कंप्लीट हो गया। अब बांध बनाने से
कुछ हिस्सा जो है डूब के क्षेत्र में आ गया, क्योंकि आप देखिए कोई नदी अब आ रही है, नदी हमेशा कहाँ से जाएगी? ढलान पे ही आएगी, मीन्स ऊंचाई से निचले स्तर पर ही आती है। तो बांध बनाने के लिए क्या किया जाता है? जब नदी बहती है तो उसका जैसे मान लो ये नदी है, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर बांध बना के एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, उसका पानी रोकेंगे। तो जब पानी यहाँ आएगा तो इसका जल स्तर बढ़ेगा, तो पानी कहाँ जाएगा? इधर आसपास जाएगा, इधर फैलेगा। इस तरह से फैलेगा तो आसपास का जो तटीय क्षेत्र है वह कहाँ हो जाएगा? डूब क्षेत्र में आ जाएगा। तो जो आसपास के जो तटीय क्षेत्र जो डूब में आ गया है, यहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा? वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो तवा नदी पर बांध बनाया गया तो 1978 में, तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र पर कृषि भूमि थी, जो कृषि और मछली पालन करके जो लोग गुजारा करते थे, उनको भागना पड़ा वहां से। ठीक है, अब हुआ क्या? फिर भी कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती की, साथ ही मछली पकड़ने का व्यवसाय प्रारंभ किया। अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का जो काम है एक निजी ठेकेदार को सौंप दिया। अब निजी ठेकेदार को जब ये काम सौंप दिया तो निजी ठेकेदार ने क्या किया कि जो लोग यहाँ पर मछली पकड़ने का काम करते थे वो उन लोगों को धमकी दे के भगा दिया वहां से, और मछली पकड़ने के लिए सस्ते श्रमिक जो है दूसरे क्षेत्र से लाकर उसने मछली पकड़वाने का काम किया। जो वहां के जो स्थानीय लोग थे जो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, वो भी मछली पकड़ने का काम कर सकते थे। ठेकेदार उनसे भी मछली पकड़वाने का काम करवा सकता था, परंतु सस्ते श्रम के चक्कर में ठेकेदार ने क्या किया? बाहर से वह श्रमिकों को लेके आया सस्ते के चक्कर में, और इन लोगों को वहां से हटा दिया, डरा धमका के भगा दिया। अब फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह लड़े और उन्होंने एक संगठन बनाया, तवा मत्स्य संघ के नाम से। अब इस संगठन की जो बात आती है कि इसने क्या किया, इसने जो है हड़ताल करी, चक्का जाम किया, लोगों को एकजुट करके सरकार के विरुद्ध जो है, सरकार के निर्णयों के विरुद्ध इसने जो है एक्शन लिया, और सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में जो मछलियां हैं उनको पकड़ने का काम को जारी रखने हेतु अनुमति दी जाए, और यह मांग करते हुए लोगों ने चक्का जाम किया। सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा की, समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की, उनको अधिकार देना चाहिए। तब सरकार ने 1996 में या 97 में तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का एक लीज पे दे दिया कि भाई 5 साल तक आप लोग इस संघ से जुड़े लोग क्या होंगे? मछली पकड़ने का काम कर सकते हैं। अब जब संघ के से जुड़े लोगों को मछली पकड़ने की अनुमति मिल गई तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस संघ से जुड़े। फिर साथ ही साथ साथ संघ ने एक बहुत अच्छा काम ये किया, सहकारी समिति के रूप में जो है संघ ने काम क्या किया? एक तो ऋण दिया लोगों को, दूसरा जाल या मछली पकड़ने के लिए जो रख रखाव जो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है वो उस तरीके का काम किया। साथ ही साथ जो लोग मछली पकड़ते थे उनकी मछलियों को खरीदता था और खरीद कर वो बाजार में बेचने जाता था। तो लोगों को ये टेंशन खत्म हो गई कि हमारी मछलियां खरीदेगा कौन, उनको कोई खरीदार की टेंशन खत्म हो गई। सीधा उनका काम ये होता था कि संघ को मछलियां बेचें, संघ से पैसा लें और अपना जो है जीवन निर्वाह करें। इस तरह से जो सहकारी समिति का काम जो है संघ द्वारा किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि तवा मत्स्य संघ के माध्यम से सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, लोगों की जो एकता थी, जो संगठन का काम था, वह अपने जो उस उद्देश्य में सफल भी हो गया। इसके बाद ये थी तवा मत्स्य संघ की कहानी। अब हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है यह एक जीता हुआ दस्तावेज। कैसे? देश में जो समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष होते हैं ये अक्सर संविधान का ही आधार उठाते हैं। कौन सा? समता और न्याय की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी संघर्ष होगा वह किसी न किसी समानता की बात के लिए होगा, समानता के लिए ही होगा या न्याय की बात होगी उसमें। या मतलब संघर्ष कब होता है या कोई आंदोलन या संघर्ष कब होता है? जब किसी के साथ अन्याय हुआ हो या किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। तो संविधान के जो आधार समता और न्याय है वही इन आंदोलन और संघर्ष का आधार होते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में लोकतंत्र है। यदि भारत में लोकतंत्र है और लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा तो भारत का लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सोच के देखिए, आपके साथ आज स्कूल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आपके साथ भेदभाव किया जाए,
आप सोच के देखिए जो दलित वर्ग है या जो जनजातीय समाज होता है, उनके साथ जो सार्वजनिक स्थानों पर आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि किस तरह से उनके साथ जो जैसे अभी बिहार में या झारखंड में जो घटना हुई थी कि व्यक्ति को पानी का मटका यदि उसने छू लिया है तो उसकी पिटाई कर दी गई है। तो इस तरह का जो भेदभाव देखने को मिलता है, ये लोकतंत्र की वास्तव में हत्या कही जाएगी। तो लोकतंत्र का केंद्र में समता का मूल्य होता है और व्यक्ति और समुदाय का जो स्वाभिमान है और गरिमा है तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपने और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो समानता के लिए जो संघर्ष की कहानी है ये शुरू से चली आ रही है और इनके आज के अध्याय के पहले भी हमने कई असमानता के व्यवहार के उदाहरण देखने मिले और उनके संघर्ष की भी कहानी हमने देखी है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा जो आज का चैप्टर है ये पूरा कंक्लूड होता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है 16 सितंबर। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 16 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था कि हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं? यदि आप लोगों को याद हो विश्व ओजोन दिवस की, तो 16 सितंबर को 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बात कही गई थी कि जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है और हानिकारक जो प्रोडक्ट हैं जिसमें 99% ओजोन को प्रभावित करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनकी समाप्ति का प्रावधान था। क्योंकि ओजोन से समस्या किसको है? ओजोन से को समस्या है एयर कंडीशनर से निकलने वाली जो सीएफसी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनसे। इसमें जो प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें 1990 से 2010 के बीच में यह कहा गया था, अनुमान लगाया गया था तो 1900 की 135 बिलियन टन जो CO2 है इसका उत्सर्जन की कमी होगी इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी आज का जो क्वेश्चन था, ये काफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक यू वेरी मच।